गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं फैज़ान खान आपके सामने आज बायोलॉजी 12th क्लास का पहला लेक्चर लेने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। स्टडी जोन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में 12th बायोलॉजी क्लास एनसीईआरटी का सिलेबस का डिस्कशन करेंगे। सिलेबस आपके सामने है। आप सभी ने 11th क्लास को बहुत धूमधाम से पढ़ा होगा, मुझे ऐसी आशा है। और जहां तक मुझे लगता है आपने एक बार अपना सिलेबस भी देख लिया होगा, पर सिलेबस की कुछ बातें हैं जो मुझे आपको समझानी है। 12th क्लास में आप सभी का जो आपका सिलेबस है, उसके जो चैप्टर्स हैं वो आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, तभी आप पूरे सिलेबस को अच्छे से कवर कर पाएंगे और एग्जाम के टाइम पे आप अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे मैं आपको बताऊं, आपका जो जीव विज्ञान का पाठ्यक्रम है, उस जीव विज्ञान के पाठ्यक्रम में टोटल 13 चैप्टर है। पहले ज्यादा हुआ करते थे, लेकिन बाद में कोर्स चेंजिंग की वजह से 13 चैप्टर है। इन 13 चैप्टरों में जो सबसे पहला चैप्टर है वो है पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन क्या है? आप सभी को पता है कि हमारे जो वातावरण है, हमारा जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल में जितने भी पुष्प पाए जाते हैं वो सभी पुष्प लैंगिक जनन की प्रक्रिया के द्वारा जनन करते हैं। अर्थात लैंगिक जनन क्या होता है? जब नर युग्मक और मादा युग्मकों का आपस में संलयन होता है और निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप भ्रूण का निर्माण होता है, तो यह होता है लैंगिक जनन। अगर ये जंतुओं में होता है तो जंतुओं में जनन, जो आपके पहले फर्स्ट चैप्टर हुआ करता था। फिर अगर ये पादपों में हो तो लैंगिक जनन पुष्पीय पादपों में होता है। उसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो आपका इस चैप्टर में टॉपिक होगा वो होगा पुष्पीय पादपों में जो उनके आवर्त बीजों हैं, उन पुष्पों का एक आकर्षक रंग होता है। उन पुष्पों का एक आकर्षक रंग होता है। आकर्षक रंग क्यों होता है? आपको पता होगा कि किसी भी पुष्प को परागण के लिए अलग अलग प्रकार के जीवों की आवश्यकता पड़ती है। अर्थात जीवों की आवश्यकता पड़ती है से मेरा मतलब यह है कि उनकी जो परागण की प्रक्रिया है, यदि वो वायु और जल के द्वारा न हो तो कीटों के द्वारा होती है। और कीटों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए पुष्पों के अंदर एक विशेष रंग पाया जाता है। उस विशेष रंग को पुष्प कीटों को आकर्षित करने के लिए अपने अंदर लाते हैं। और उस आकर्षक रंग के अलावा पुष्प के अंदर मकरंद वगैरह भी पाया जाता है। पहला पॉइंट तो हमारा यही होगा कि पुष्पीय पादपों में आकर्षक रंग कौन सा पाया जाता है, क्यों पाया जाता है, इसकी क्या आवश्यकताएं हैं। दूसरा हमारा टॉपिक होगा निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं, यानी निषेचन की प्रक्रिया के या निषेचन की प्रोसेस के पहले, उससे पहले जो पुष्प है उसके अंदर कैसी कैसी उसकी संरचनाएं होती है तथा उसके अंदर ऐसी कौन कौन सी घटनाएं होती है जो उसे निषेचन के लिए परिपक्वता की ओर लेकर जाती है। फिर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ेंगे, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा दोहरा निषेचन। इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो दोहरा निषेचन। दोहरे निषेचन के अंदर हम देखेंगे कि किस प्रकार पुष्प के अंदर निषेचन की प्रक्रिया तो होती है पर सामान्य प्रक्रिया नहीं होती है। कुछ पौधों के अंदर एक दोहरा निषेचन की प्रक्रिया पाई जाती है। वो एक ही पुष्प में दो बार निषेचन की प्रक्रिया होती है। तो उस दोहरे निषेचन की प्रक्रिया को आप तीसरे टॉपिक के अंदर देखेंगे। हालांकि हम और भी टॉपिक पढ़ेंगे, पर अगर मैं आपको इंपॉर्टेंट या बड़े बड़े टॉपिक बताऊं तो वो आपके चैप्टर में कुछ इस प्रकार होने वाले हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक होगा निषेचन पश्चात संरचनाएं एवं घटनाएं। अर्थात निषेचन की प्रक्रिया के बाद, जब पादप के अंदर निषेचन की प्रक्रिया हो चुकी है, उस प्रक्रिया के पश्चात पादप के अंदर, पुष्प के अंदर ऐसे कौन से लक्षण आते हैं, ऐसी कौन सी अवस्थाएं आती है कि पुष्प के अंदर क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं। निषेचन हो गया, अब निषेचन के पश्चात दल पुंज पुंजों का क्या काम, तो उनका खिलना, और भी बहुत सारी पादप के अंदर जो तब्दीलियां आती हैं, बदलाव आते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक होगा वो होगा असंग जनन एवं बहुभ्रूणता। असंग जनन एवं बहुभ्रूणता। आपने देखा होगा कि
कई कई फलों के अंदर एक या एक से ज्यादा बीज भी होते हैं। उन बीजों का निर्माण बहुभ्रूणता भी कहलाता है। बहुभ्रूणता के अंदर उन बीजों का निर्माण पढ़ा जाएगा। असंग जनन क्या होता है? अलग अलग प्रकार के पौधे जो अलग अलग प्रकार के हैं, आपस में एक दूसरे के लिए मतलब वो आपस में एक दूसरे से संबंध नहीं बना पाते, भले ही वो एक ही पुष्प पर हो, पर यदि उनमें स्वपरागण नहीं पाया जाएगा तो वो दूसरे पुष्पों के साथ निषेचन की प्रक्रिया करेंगे। तो ये असंग जनन एवं बहुभ्रूणता जो है वो हम इस चैप्टर के नेक्स्ट पॉइंट के अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपका जो चैप्टर होगा वो होगा मानव जनन। मानव जनन, ठीक है। क्या होगा इस चैप्टर के अंदर? इस चैप्टर के अंदर पहले वाले चैप्टर के अंदर हमने डिस्कस किया कि पुष्पीय पादपों के अंदर जन्म की प्रक्रिया किस प्रकार होती है। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि मानवों के अंदर जन्म की प्रक्रिया किस प्रकार होती है। आप सभी जानते हैं कि मानवों के अंदर लैंगिक जनन पाया जाता है, और लैंगिक जनन की अभी जस्ट मैंने आपको डेफिनेशन बताई कि लैंगिक जनन वह होता है जिसमें युग्मकों का संलयन होता है। कौन कौन से युग्मकों का संलयन होता है? नर युग्मक एवं मादा युग्मक। नर युग्मक एवं मादा युग्मक का संलयन जब होगा तो किसका निर्माण होगा? नर युग्मक एवं मादा युग्मक का संलयन जब होगा तो किसका निर्माण होगा? युग्मनज का। और युग्मनज के निर्माण से, युग्मनज से ही आगे जाकर भ्रूण का निर्माण होगा। यहां तक आप मेरी बात को समझ चुके होंगे। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होगा मानव जनन के अंदर वो होगा पुरुष जनन तंत्र। हम क्या करेंगे? दोनों जो जीव हैं जो जनन में भाग ले रहे हैं उन दोनों जीवों में पुरुष जनन तंत्र और स्त्री जनन तंत्र दोनों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। अर्थात पुरुषों के अंदर उनके जनन तंत्र में या जनन अंग में कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, तंत्र में कौन कौन से अंग पाए जाते हैं। वृषण पाया जाता है, शुक्रवाहिकाएं, शुक्र नलिकाएं, नरजन्म नलिकाएं, और उनकी जो उनका शिश्न है, अलग अलग प्रकार की ग्रंथियां हैं, उन सभी का अध्ययन हम पुरुष जनन तंत्र के अंदर करेंगे। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक होगा वो स्त्री जनन तंत्र होगा। स्त्री जनन तंत्र में भी हम उसकी अलग अलग भागों का अध्ययन करेंगे, जैसे अंडाशय है, अंडवाहिनियां है, गर्भाशय है, योनि है, इन सभी का अध्ययन हम स्त्री जनन तंत्र के अंदर करेंगे। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होगा वो होगा युग्मक जनन, अर्थात युग्मकों का निर्माण कैसे होता है। हमने पहले क्या किया, इन दोनों जो आपके स्त्री और पुरुष जनन तंत्र है इन दोनों का तो अध्ययन कर लिया, लेकिन इसके पश्चात इनके अंदर युग्मकों का निर्माण कैसे होगा, उन युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया हम युग्मक जनन के अंदर पढ़ेंगे। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा आर्तव चक्र। आर्तव चक्र अर्थात मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसे हम रजोधर्म, रजोनिवृत्ति या रज चक्र के नाम से भी जानते हैं। वो मेंस्ट्रुअल साइकिल कब आता है, क्यों आता है, उसके आने की अवधि क्या होती है, प्रोसेस क्या होती है, उस पूरे उस पोर्शन का अध्ययन हम आर्तव चक्र के अंदर करेंगे। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है निषेचन एवं अंतरोपण। अब युग्मकों का निर्माण हो गया, आपने नर जनन तंत्र एवं मादा जनन तंत्र का अध्ययन कर लिया। अब उसके बाद आपको बताना पड़ेगा या आपको मैं बताऊंगा कि निषेचन की प्रक्रिया किस प्रकार होती है, दो युग्मकों का आपस में संलयन किस प्रकार होता है, और इस संलयन को ही क्या कहा जाता है, निषेचन कहा जाता है। तो निषेचन और अंतरोपण यानी युग्मनज जब मादा शरीर के गर्भाशय में जाएगा और वहां पर जाकर रोपित होगा, तो इस प्रक्रिया को मैं आपको इस पोर्शन के अंदर बताऊंगा। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक होगा वो होगा सगर्भता एवं भ्रूण का परिवर्धन, अर्थात निषेचन हो गया, युग्मकों का निर्माण हो गया। अब युग्मकों के निर्माण के बाद, युग्मकों के निर्माण के पश्चात क्या होगा, युग्मक का निर्माण हो गया, युग्मनज का युग्मकों का निर्माण हो गया, निषेचन हो गया, निषेचन के पश्चात युग्मनज का निर्माण हो गया। अब वो युग्मनज शरीर के अंदर जाकर रोपित हो गया। अब रोपित होने के बाद सगर्भता होगी, क्या होगा, गर्भ का निर्माण होगा, और उस गर्भ का गर्भाशय के अंदर परिवर्धन होगा, इसे ही भ्रूण का परिवर्धन कहा जाएगा।
ठीक है, युग्मनज से क्या बनेगा, गर्भ और भ्रूण। ठीक है, उस भ्रूण का परिवर्धन यानी उस भ्रूण के विकास की अवधि, किस किस टाइम पर उस भ्रूण के अंदर कौन कौन से चेंजेस आएंगे, इनका अध्ययन हम नेक्स्ट इस पोर्शन के अंदर करेंगे। ठीक है, यहां तक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। इसके आगे आपका जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा वो होगा प्रसव क्रिया एवं दुग्ध श्रवण। इसके अंतर्गत हम आपको पढ़ेंगे कि जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो उस जन्म लेने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, प्रसव क्रिया कहा जाता है। और प्रसव क्रिया के फलस्वरूप ही दुग्ध स्त्रवण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो प्रसव क्रिया और दुग्ध स्त्रवण के लिए कौन कौन से हार्मोन, कौन कौन से हमारे शरीर के अंदर एंजाइम्स उत्तरदायी हैं, इसका अध्ययन हम इस नेक्स्ट पोर्शन के अंदर करेंगे। ठीक है, यहां तक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 दोनों जनन से संबंधित है। चैप्टर नंबर 3 भी जनन से संबंधित है। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 जो है वो है हमारा जनन स्वास्थ्य। ठीक है, जनन स्वास्थ्य यानी हमने जनन की पूरी प्रक्रिया पढ़ ली, लेकिन इस जनन की पूरी प्रक्रिया के लिए हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, हमारी सरकार ने इसके लिए कौन कौन से नियम बनाए हैं, तथा बहुत सारे रोगों से बचने के लिए बहुत सारे जो लैंगिक रोग है, जो लैंगिक आपस में इंटरेक्शन से जो रोग फैलते हैं, उन रोगों से बचने के लिए हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए तथा हमें किस किस से बचना चाहिए, इसका अध्ययन हम नेक्स्ट इस पोर्शन के अंदर करेंगे, जिसका नाम होगा जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य के अंदर सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे जनन स्वास्थ्य होता क्या है, या हमें जनन स्वास्थ्य के बारे में पढ़ना क्यों जरूरी है, या जनन स्वास्थ्य असल में है क्या, इसके बारे में हम इसका अध्ययन करेंगे। इसके अंदर क्या क्या समस्याएं आती है और इसकी क्या क्या कार्य नीतियां हैं, इनका अध्ययन हम इस पोर्शन के अंदर करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा जनसंख्या विस्फोट। हमारे देश की जनसंख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, हमने चाइना को पीछे छोड़ दिया है। तो ये जनसंख्या विस्फोट की ऐसी जो परिस्थितियां बनी है, ये क्यों बनी है, ऐसी क्या विपदा आन पड़ी थी कि हम जनसंख्या विस्फोट के कगार पर पहुंच चुके हैं। और जन्म दर नियंत्रण, जन्म का नियंत्रण कैसे किया जा सकता है, कैसे हम इस जनसंख्या विस्फोट से बच सकते हैं, इसका अध्ययन हम इस नेक्स्ट पोर्शन के अंदर करेंगे। ठीक है, यहां तक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। आगे हम देखेंगे कि जो सगर्भता होती है उसका चिकित्सीय समापन किस प्रकार किया जा सकता है, यानी कि अनवांटेड जो होती है, अनवांटेड बेबी होता है, जब कभी हमें ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाती है कि अगर बच्चा पैदा हुआ तो जच्चा और बच्चा दोनों को नुकसान होगा, या ऐसी कुछ परिस्थिति उत्पन्न हो गई जैसे बलात्कार की घटनाएं हुई, तो ऐसी घटनाओं में जो बच्चा होता है वो अनवांटेड होता है, वो चाहिए नहीं होता है, तो उस सगर्भता का चिकित्सीय समापन किस प्रकार किया जा सकता है, इसका अध्ययन हम इस नेक्स्ट पोर्शन के अंदर करेंगे। उसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा यौन संचालित रोग। यौन संचालित रोग अर्थात यौवन क्रिया के फलस्वरूप जो रोग हैं जो आपस में संचालित होते हैं, एक दूसरे से फैलते हैं, उन रोगों के नाम क्या क्या हैं, कौन कौन से वायरस या सूक्ष्म जीव हैं जो इन रोगों को फैलाते हैं, तथा इनसे कैसे बचा जा सकता है, इनका अध्ययन हम इस यौन संचालित रोग के अंदर करेंगे। नेक्स्ट जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा हमारा वो होगा बंध्यता। अर्थात जब भी कोई दंपति बंध्य होता है वो अपने युग्मकों के निर्माण में सक्षम नहीं होता है, अर्थात उसके युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। यदि नर के युग्मकों का निर्माण नहीं होगा अर्थात वो क्या होगा, बंध्य नर होगा। और वो नर युग्मक कौन सा है जिसका निर्माण नहीं हो रहा है, वो है शुक्राणु। तो यदि शुक्राणु का निर्माण नहीं होगा तो बंध्य नर, अंडाणुओं का निर्माण नहीं हो रहा है तो बंध्य मादा। इन बंध्य नर एवं बंध्य मादा आगे अपना कैसे बच्चा प्राप्त कर सकते हैं, इस प्रक्रिया को हम इसके अंदर पढ़ेंगे। आपने भी सुना होगा टेस्ट ट्यूब बेबी, आईवीएफ वगैरह, ये सारी प्रोसेस है जो बताती है कि किस प्रकार बंध्य परिजन भी, बंध्य पेरेंट्स भी नए बच्चा कैसे पैदा कर सकते हैं या अडॉप्ट कर सकते हैं। जो भी उसकी प्रोसेस होगी वो चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंपॉर्टेंट चैप्टर क्यों है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर आप मेंडल भाई साहब को पढ़ोगे। ठीक है, आपने 10वीं के बाद मेंडल को 11th क्लास में नहीं पढ़ा है, डायरेक्ट आप 12th क्लास के अंदर पढ़ोगे, और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। वंशागति के कौन कौन से सिद्धांत हैं जो मेंडल ने दिए हैं, कौन कौन से ऐसे नियम हैं जो मेंडल द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं, उन सभी का अध्ययन हम इस चैप्टर के अंदर करने वाले हैं।
सबसे पहला जो इस चैप्टर का टॉपिक होगा वो होगा मेंडल के वंशागति के नियम। मेंडल ने जो वंशागति के नियम दिए हैं उन नियमों का अध्ययन हम फुल विस्तृत तरीके से पूरे चारों तरफ से उसको खोल के हम आपके सामने पेश करेंगे, और वो हो गए मेंडल के वंशागति के 3 नियम। उन तीनों नियमों का हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। एकल संकर संकरण, द्विसंकर संकरण, जिन दोनों संकर संकरणों से मेंडल के तीनों नियम निकल कर आए हैं उन तीनों का अध्ययन हम इस पोर्शन के अंदर करेंगे। नेक्स्ट जो आपका इस चैप्टर के अंदर पोर्शन होगा, जो पॉइंट होगा, टॉपिक होगा, वो होगा एक जीन की वंशागति। अर्थात जब एक जीन की वंशागति को ध्यान में रखकर या एक जीन की वंशागति को परख कर, देख कर, उसके बाद उसके लक्षणों के बारे में समझकर अगली पीढ़ी का अध्ययन किया जाता है, तो ये एक जीन की वंशागति कहलाती है, और इसका अध्ययन हम इस नेक्स्ट पोर्शन के अंदर करेंगे। सेम ऐसे कैसे 2 जीनों की वंशागति यानी द्विसंकर संकरण को भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे। और बहुजीनी वंशागति यानी अलग अलग बहुत सारे एक साथ जीनों का या लक्षणों का अध्ययन जब हम करेंगे तो वो हम बहुजीनी वंशागति के अंतर्गत पढ़ेंगे। जैसे आपने सुना होगा कि मेंडल ने अपने प्रयोगों में सबसे पहले तो मटर के पौधे की लंबाई का अध्ययन किया, वो हो गया एक जीन की वंशागति। फिर उसने क्या किया, उस मटर के पौधे की लंबाई के साथ साथ पुष्प के रंग का भी अध्ययन किया, ये हो गया 2 जीनों की वंशागति। फिर उसने क्या किया, मटर के पौधे की लंबाई और उसके पुष्प के रंग के साथ साथ बीज के आकार का भी अध्ययन किया, यह हो गया बहुजीनी वंशागति या एक साथ 3 या 3 से अधिक जीनों की वंशागति। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। इसके बाद हम देखेंगे बहुप्रभाविता, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे लिंग निर्धारण। इस लिंग निर्धारण की प्रक्रिया ये कैसे होती है। मनुष्य के अंदर भी आपने लिंग निर्धारण की प्रक्रिया पढ़ी होगी कि मानव के अंदर कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, टोटल 23 जोड़ी। कितने पाए जाते हैं, 23 जोड़ी। इन 23 जोड़ी गुणसूत्रों में जो सबसे लास्ट में जो लैंगिक गुणसूत्र होते हैं वो आपको पता होगा कौन कौन से होते हैं। जी, मेरी बात को रिपीट कीजिए। जो 2 लास्ट के लैंगिक गुणसूत्र होते हैं वो पुरुषों के अंदर तो होते हैं X और Y, और मादाओं के अंदर वो होते हैं XX। ठीक है, आपको पता होगा कि जो लिंग निर्धारण की प्रक्रिया है वो कुछ इस प्रकार होती है, यानी हमारे सामने जो 2 जीवों का निर्माण होगा वो होगा 2 मादा और 2 पुरुषों का। इस प्रक्रिया से हम अलग अलग जीवों में, ये तो इंसानों की बात हो गई, यहां जो बात की गई है वो इंसानों की बात की गई, लेकिन आगे हम देखेंगे कि इंसानों के अलावा भी अलग अलग जीवों में किस प्रकार लिंग निर्धारण होता है। ध्यान रखिए, ये प्रोसेस इंसानों की है या सामान्य जीवों की है। कीटों के अंदर ये प्रोसेस अलग होगी, पक्षियों के अंदर ये प्रोसेस अलग होगी, वहां ZW वगैरह से देखा जाएगा, कीटों के अंदर X0 से देखा जाएगा। ठीक है, ऐसी अलग अलग प्रक्रियाएं हैं जिन प्रक्रियाओं के फलस्वरूप हम लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को देखेंगे। ठीक है, यहां तक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन। जब भी एक पीढ़ी या एक जीवों की जो वंशागति होती है, जब वो चलती जाती है, अचानक उसके अंदर कोई ऐसे जीव का निर्माण होना जो सामान्य जीवों से भिन्न है, जो सामान्य जीवों से अलग है, उस प्रक्रिया को कहा जाता है उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। और इसी के फलस्वरूप आज का मानव जिंदा है या आज का मानव बना है। आपको पता होगा कि हमारे पूर्वज बंदर थे, और उन बंदरों में ऐसे क्या परिवर्तन आए जिनके फलस्वरूप मानव का विकास हुआ, उन परिवर्तनों को ही क्या कहा जाता है, उत्परिवर्तन या म्यूटेशन। और इस म्यूटेशन की प्रोसेस को हम इस चैप्टर के इस पोर्शन के अंदर पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट जो इस चैप्टर का टॉपिक होगा वो होगा आनुवांशिक विकार, यानी मनुष्य के अंदर ऐसे कौन कौन से रोग हैं जो आनुवांशिक रूप से बनते हैं, और उन आनुवांशिक रोगों की वंशागति किस प्रकार से होती है, नरवाहक होता है या मादा वाहक होती है, कौन रोग कारक है, किसके रोग कारक होने की या रोगवाहक होने की या रोगी होने की कितनी संभावना है, इन सभी संभावनाओं का इन सभी के बारे में हम अध्ययन इस वाले पोर्शन के अंदर करेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है वंशागति के आणविक आधार। वंशागति का आणविक आधार, यह भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यह चैप्टर है।
थोड़ा हाँ, अगर मैं कहूँ आपको नॉर्मल लैंग्वेज में आपको समझाना चाहूँ तो बायोलॉजी में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हार्ड कुछ नहीं है लेकिन हल्का सा इससे डिफिकल्ट माना जाता है, वो है वंशागति का आणविक आधार। इस चैप्टर के अंदर हम सभी सजीवों की जो उनकी आनुवांशिक गतिविधियां हैं या उनके कोई भी लक्षण है, मनुष्य का पूरा लेखा जोखा जिसके अंदर होता है वो होता है डीएनए। वो क्या होता है? डीएनए। और इस डीएनए का अध्ययन हम इस चैप्टर के अंदर करेंगे। डीएनए का निर्माण किस प्रकार होता है, डीएनए किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, इस चीज का अध्ययन हम डीएनए वाले पोर्शन के अंदर करेंगे। नेक्स्ट जो होगा वो होगा आनुवंशिक पदार्थ की खोज। आनुवंशिक पदार्थ क्या है? डीएनए। डीएनए की खोज किस प्रकार हुई, अर्थात किन्हीं वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार की उन्होंने जो है खोजें की और ये पता लगाया कि जीव के अंदर ऐसी क्या चीज होती है जो उसके पिता या माता के लक्षणों को उनके बच्चों के अंदर ट्रांसफर करती है, और उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? आनुवंशिक पदार्थ की खोज। ठीक है, आनुवंशिक पदार्थ की खोज किस प्रकार हुई, कौन कौन से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इसमें भाग लिया, इस बात का अध्ययन हम इस पोर्शन के अंदर, चैप्टर के 5.2 के अंदर करेंगे। नेक्स्ट जो होगा वो होगा आरएनए संसार। अर्थात आरएनए जो होता है, डीएनए तो आपको समझ में आ ही गया होगा, डीएनए कैसे बनता है, क्या होता है, फिर आरएनए क्या होता है और किस प्रकार आरएनए से डीएनए का निर्माण होता है, वो हम इस पोर्शन के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जिनके अंदर डीएनए नहीं पाया जाता है और उनके अंदर आनुवंशिक पदार्थ का कार्य कौन करता है? आरएनए। तो इस पोर्शन के अंदर हम आरएनए वाले जीव और किन किन जीवों में आरएनए से जो है आनुवंशिक पदार्थ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं, उनका अध्ययन हम इसमें करेंगे। नेक्स्ट जो आपका पोर्शन होगा वो होगा प्रतिकृति। किस प्रकार एक डीएनए से सेम उसी का जैसा दूसरे डीएनए बनाया जाता है और किस प्रकार क्लोनिंग की प्रक्रिया होती है, वो पूरी प्रक्रिया हम प्रतिकृति के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका अनुलेखन होगा, आनुवंशिक कूट होगा। आनुवंशिक कूट क्या है? अलग अलग प्रकार के जीन, उन अलग अलग जीनों का अध्ययन, वो टोटल कितने हुए, उनको पढ़ने में कितना समय लगेगा, कितने किताबों के अंदर, ये पूरा आपको एनसीईआरटी में दे रखा है, उसके बारे में हम इस आनुवंशिक कूट के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका होगा स्थानांतरण, कैसे एक जीन की वंशागति या एक जीव के लक्षण दूसरे जीव में ट्रांसफर होते हैं, इस स्थानांतरण की प्रक्रिया को भी हम इस चैप्टर के अंदर, इस पोर्शन के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट आप पढ़ोगे जीन अभिव्यक्ति का नियमन, मानव जीनोम परियोजना और डीएनए फिंगरप्रिंट। यानी कि शरीर के अंदर या मानव के अंदर जो ऐसे चेंजेस हैं, मान लो किसी व्यक्ति के अंदर कोई गुण है और हम चाहते हैं कि वो गुण किसी अन्य व्यक्ति के अंदर भी आए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उस लक्षण वाले, उस अच्छे व्यक्तित्व वाले जो जीन है उसे एक जीव से दूसरे जीव में ट्रांसफर करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा? उस जीन को पहचानना पड़ेगा, फिर उसको बाहर निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसका परिवर्धन करना पड़ेगा, फिर उसे दूसरे जीव में ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा और ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि वो जीव उसे एडॉप्ट कर ले। इस पूरी प्रक्रिया को मानव जीनोम प्रोजेक्ट के अंतर्गत रखा गया है और इसका अध्ययन हम करेंगे इस चैप्टर के अंदर। फिर डीएनए फिंगरप्रिंट जो होता है उसका अध्ययन हम करेंगे कि कैसे कैसे, आपने देखा होगा सीआईडी या क्राइम पेट्रोल वगैरह, उसके अंदर बताया जाता है कि कैसे एक जो घटना होती है, जो घटना स्थल होता है, वहाँ की छोटी छोटी चीज़ों को निकालकर उनसे कुछ डीएनए के सैंपल लिए जाते हैं। असल में वो डीएनए फिंगरप्रिंट्स होते हैं जिन सैंपलों को लिया जाता है, उनके ऊपर अध्ययन किया जाता है और फिर बाद में कुछ निष्कर्ष निकालते हैं, और अगर वो किसी अन्य जीव से मैच कर गए तो मान लिया जाता है कि ये जो अंग है, ये जो अवशेष है, वो बाल हो सकता है, नाखून हो सकता है, वो मान लो अगर बलात्कार का घटना स्थल है तो वो सीमन हो सकता है। इन सभी का अध्ययन करते हुए फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो है प्रोसेस की जाती है। ठीक है, यहां तक आपको मेरी बात समझ में आ गई हो। ये चैप्टर भी आपका नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा विकास। विकास के चैप्टर के अंदर आप देखोगे कि किस प्रकार अलग अलग जो है विकास की प्रोसेस के थ्रू, अलग अलग इवोल्यूशन की प्रोसेस के थ्रू, किस प्रकार एक वायरस से, एक छोटे से वायरस जैसे जीव से आज विशालकाय व्हेल, मछली, हाथी और हम इंसान सबसे विकसित प्राणी, इनका विकास हुआ है। क्या क्या इनके अंदर चेंजेस आए हैं, चेंजेस की जो प्रोसेस थी वो कैसी कैसी थी, इस सब का अध्ययन हम इस विकास वाले चैप्टर के अंदर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस पृथ्वी के ऊपर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई।
फिर हम देखेंगे कि जीवन का जो स्वरूप है, जीवन स्वरूप का जो विकास है वो एक सिद्धांत है, और इस सिद्धांत को किस वैज्ञानिक ने दिया। इस सिद्धांत के अंतर्गत वैज्ञानिकों ने क्या क्या कहा। अलग अलग धार्मिक मान्यताएं थी, अलग अलग धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ जाकर बहुत से वैज्ञानिकों ने बहुत गहन अध्ययन किया, चिंतन किया, और उसके बाद वो किसी सिद्धांत पर पहुंचे, किसी नतीजे पर पहुंचे, और इस नतीजों का जो है अध्ययन हम इस पोर्शन के अंदर करेंगे। उसके बाद विकास के क्या क्या प्रमाण हैं, ऐसे कौन से प्रमाण हैं जो बताते हैं कि हाँ वाकई किन्हीं अन्य जीवों से मनुष्य का विकास हुआ है, उसके क्या क्या प्रमाण हैं। उन अलग अलग प्रमाणों को अध्ययन करते हुए हम विकास के प्रमाणों का अध्ययन करेंगे और पता लगाएंगे कि किस प्रकार जीवों का विकास अन्य जीवों से या पुराने जीवों से हुआ है, किस प्रकार इसी के माध्यम से हम पता लगाएंगे जीवन की उत्पत्ति के अंदर और विकास के प्रमाणों के अंदर कि एक नियम है ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, पुरानी कोशिकाओं का निर्माण नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होता है। इन नियमों को प्रतिपादित किसने किया, और इन नियमों के आधार पर हम बता सकते हैं कि क्या विकास के प्रमाण रहे होंगे जिसके फलस्वरूप आज मानव जीवन का विकास हुआ है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होगा वो होगा अनुकूली विकिरण क्या है, उसके बाद जैव विकास, जीवन का विकास, उसके बाद विकास की क्रियाविधि, विकास की जो पूरी प्रोसेस है वो क्या क्या है, फिर उसके बाद हार्डी वेनबर्ग नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या सिद्धांत दिया, विकास का संक्षिप्त विवरण, विकास के जो संक्षिप्त विवरण है, विकास का संक्षिप्त विवरण हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि जो विकास है उसकी प्रोसेस क्या है। हम कुछ जीवों के बारे में अध्ययन करेंगे, स्पेशली मनुष्य के बारे में, कि किन किन परिस्थितियों से गुजरते हुए, किन किन स्टेजेस से गुजरते हुए एक बंदर इंसान में परिवर्तित हो गया और आखिर में होमो सेपियंस बन गया, निएंडरथल और अलग अलग प्रकार के बहुत सारे जीवों का हम अध्ययन इस चैप्टर के अंदर करेंगे। नेक्स्ट जो आपका पोर्शन होगा वो होगा मानव का उद्भव एवं विकास। मैं यहां लिख देता हूं, आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी। मानव का उद्भव एवं विकास, अर्थात अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि किस प्रकार किन किन परिस्थितियों से गुजरते हुए मानव का विकास हुआ या उद्भव हुआ। सबसे पहले तो मानव का उद्भव हुआ, फिर उसके बाद मानव का विकास हुआ, और आज का जो मानव है वो पुराने मानवों से या स्टार्टिंग के मानवों से, आदि मानवों से किस प्रकार भिन्न है, उसके अंदर कौन कौन से चेंजेस आए हैं, ये चेंजेस उसे किस किस से प्राप्त हुए हैं, इन सब का अध्ययन हम इस चैप्टर के इस लास्ट टॉपिक के अंदर करेंगे। ठीक है, 6.9 के अंदर। ठीक है, यहां तक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। यानी हमारे शरीर के अंदर सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कौन कौन से रोग उत्पन्न हो सकते हैं, कौन कौन से सूक्ष्म जीवों से ये रोग उत्पन्न होंगे, और सूक्ष्म जीवों से नहीं होंगे तो क्या ये आनुवांशिक तो नहीं है, और अगर आनुवांशिक भी नहीं है, सूक्ष्म जीवों से भी नहीं हो रहे, तो हमारी बॉडी के अंदर ऐसे किन किन चीजों की कमी आई है जिसकी वजह से हमें रोग हुआ है। अगर कमी भी किसी चीज की नहीं आई तो अधिकता किस चीजों की आई है जिससे हमें रोग हुआ है। इस पूरी प्रक्रिया का अध्ययन हम इस चैप्टर के अंदर करने वाले, ये भी आपका ठीक ठाक इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। इस चैप्टर में सबसे पहले तो हम देखेंगे मानव को सामान्य रोग कौन कौन से सॉरी, मानव को कौन कौन से सामान्य रोग हैं जो हो सकते हैं, उसका अध्ययन हम इस चैप्टर के अंदर करेंगे। फिर हम देखेंगे कि मनुष्य के अंदर इन रोगों से लड़ने के लिए जो प्रतिरक्षी तंत्र पाया जाता है वो किन किन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट का हम सामान्यतः इसमें अध्ययन करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो इस चैप्टर में रोग हम पढ़ेंगे वो होगा एड्स और कैंसर। ये दो रोग ऐसे होंगे, हम हालांकि बहुत सारे रोगों का अध्ययन करेंगे, कम से कम 10 से 12 रोगों का हम इसके अंदर अध्ययन करेंगे या उससे ज्यादा भी, पर एड्स और कैंसर को अधिक महत्वता देंगे और इन दोनों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे कि इन रोगों को सबसे पहले तो इनके रोग वाहक कौन है। हालांकि कैंसर का कोई रोग वाहक नहीं है लेकिन एड्स का तो है, जिसका है उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि इसका रोग वाहक कौन है, रोग
कारक कौन है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि यह फैलता किस किस से है, क्यों फैलता है, बचने के उपाय, और क्या इसका इलाज भी संभव है, और यदि है तो क्या है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, और अगर कुछ इलाज नहीं तो कम से कम कुछ ऐसे प्रिकॉशंस हैं जिससे हम ले सकते हैं, उनके बारे में हम इसके अंदर अध्ययन करेंगे। सेम ऐसे जैसे कैंसर के बारे में भी हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी परिस्थिति आती है, ऐसा क्या होता है कि किसी भी जीव को कैंसर हो जाता है। उसके बाद इस चैप्टर के अंदर जो है हम कुछ इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जो आज के युवाओं को पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ड्रग्स और एल्कोहल के कुप्रयोग, इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। अर्थात हम देखेंगे कि ड्रग्स लेना हमारे लिए क्यों हानिकारक है और एल्कोहल लेना हमारे लिए क्यों हानिकारक है। बहुत सारे आपको यूट्यूब पर ज्ञानी बाबा मिल जाएंगे जो आपको बताएंगे दारू पीने का फायदा है, बहुत मिल जाएंगे, लेकिन हम इस चैप्टर के अंदर एनसीईआरटी के अंदर हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार एल्कोहल और ड्रग्स हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह है, ये किन किन चीजों से मिलकर बने होते हैं, क्या ऐसा पौधे का भाग होता है जिनसे ये बने होते हैं, इन सब का अध्ययन हम इस चैप्टर के अंदर, इस पोर्शन के अंदर ड्रग और एल्कोहल के कुप्रयोग के अंदर करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव। यहां तो हमने सूक्ष्मजीवों के दुरुपयोग देखे थे कि सूक्ष्मजीव हमारे शरीर के अंदर कौन कौन से रोग उत्पन्न करते हैं। यहां हम देखेंगे मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव, अर्थात मनुष्य के जो जीवन होता है उस जीवन में जो सूक्ष्मजीव है वो क्या क्या फायदा पहुंचा सकते हैं, वो हमारे शरीर को, हमारे जीवन को कैसे आसान बना सकते हैं, या हमारे जीवन में क्या क्या फायदेमंद चीजें वो करते हैं, इसका अध्ययन हम मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम घरेलू उत्पादों में सूक्ष्मजीव पढ़ेंगे कि किस प्रकार दूध से दही बनाया जाता है, किण्वन की प्रक्रिया, फर्मेंटेशन की प्रक्रिया, पाश्चराइजेशन की प्रक्रिया, इस पूरी प्रक्रिया में सूक्ष्मजीवों का क्या क्या उपयोग है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्मजीवों के क्या क्या उपयोग हैं, उद्योगों में सूक्ष्मजीव किस प्रकार काम में आते हैं, किण्वन की प्रक्रिया के फलस्वरूप एल्कोहल का निर्माण, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे वाहित मल उपचार में सूक्ष्मजीव, हमारा जो कचरा है, हमारी जो गंदगियां हैं जो हमारे घरों से निकलती है, इसका निपटारा किस प्रकार सूक्ष्मजीवों के द्वारा किया जा सकता है, इसका अध्ययन हम इस चैप्टर के इस पोर्शन के अंदर करेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो आज के लिए, आज जो हमारा अभी जो चल रहा है वातावरण, उसके अंदर बायोगैस का नाम आपने बहुत ज्यादा सुना होगा। इस बायोगैस का कैसे उत्पादन हो सकता है और उसमें सूक्ष्मजीवों की क्या भूमिका होती है, इसका अध्ययन भी हम इस चैप्टर के अंदर करने वाले हैं। सबसे पहले तो बायोगैस का प्लांट कैसे बनाया जा सकता है, उसकी जो क्रियाविधि होती है, उसके बनाने की जो प्रोसेस होती है वो कैसी होती है, इसका अध्ययन हम इस बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्मजीव के पोर्शन के अंदर पढ़ेंगे। कौन सी गैस है, कौन कौन से सूक्ष्मजीव है जो इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं, आपने सामान्यतः तो सुना होगा CH4 मीथेन गैस इसमें काम आती है, और भी बहुत सारी गैसेज हैं, और भी बहुत सारे जो है, और कौन कौन से खाद हैं जो बायोगैस को बनवाते हैं, इसका भी हम अध्ययन इस पोर्शन के अंदर करने वाले हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्मजीव। जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्मजीव यानी खरपतवार से सुरक्षा किस प्रकार सूक्ष्मजीवों से की जा सकती है, और भी बहुत सारी क्रियाविधि जो सूक्ष्मजीवों के द्वारा की जाती है, उनका अध्ययन जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्मजीव यानी किस प्रकार ये हमारी फसलों को फायदा पहुंचा सकते हैं, इसके बारे में भी हम इस चैप्टर के अंदर या इस पोर्शन के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर होगा वो होगा जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। ये और इससे संबंधित एक और चैप्टर है, 10वां चैप्टर जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग, उसको भी हम दोनों चैप्टर को मिलाकर कंक्लूड करके पढ़ाते हैं। अलग अलग ही पढ़ेंगे हम, सामान्यतः ऐसी कोई बात नहीं है। ये दोनों चैप्टर एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए हैं और इन दोनों चैप्टरों का हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। किस प्रकार जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत हैं, जैव प्रौद्योगिकी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी, अर्थात ऐसी क्या हम ऐसे नए विकास कर सकते हैं, ऐसी खोजें कर सकते हैं, ऐसे आविष्कार कर सकते हैं जिनके फलस्वरूप इंसान के अंदर अलग अलग प्रकार की शक्तियां आ जाए, सुपरमैन पावर्स आ जाए। सुपरमैन पावर्स तो नहीं कहूंगा, लेकिन अलग अलग प्रकार के जीवों की जो विशेषताएं हैं वो हम इंसान के अंदर ला सकते हैं। ऐसी टेक्नोलॉजी जो है उसका अध्ययन हम इस चैप्टर के अंदर करने वाले हैं। डीएनए के अंदर कौन कौन से चेंजेस हम कर सकते हैं जिसके फलस्वरूप शरीर के अंदर
अलग अलग प्रकार की विभिन्नताएं आ जाए, अलग अलग प्रकार के गुण शरीर के अंदर आ जाए और जो हमारे रोग हैं, जो हमारी कमियां हैं, वो हमसे अलग हो जाए। इसका अध्ययन हम इस जीव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम वाले पोर्शन के अंदर करेंगे। सबसे पहले इसके सिद्धांत पढ़ेंगे, फिर पुनर्योगज तकनीक के साधन पढ़ेंगे, यानी जो डीएनए हम नया बनाएंगे उसको कैसे बनाया जा सकता है। फिर हम पुनर्योगज डीएनए तकनीकी का जो पूरा प्रोसेस है, उसका जो पूरा प्रक्रम है, उसका अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद इस चैप्टर को यहीं खत्म करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो भी यही है, जीव प्रौद्योगिकी एवं उनके उपयोग। अभी हमने क्या किया, प्रोसेस की, नए पुनर्योगज डीएनए को बढ़ाया। अब क्या पढ़ेंगे हम, उसके उपयोग पढ़ेंगे। उसके कृषि में क्या उपयोग है, उसके चिकित्सा में क्या उपयोग है, पारजीवी जंतु, ट्रांसजेनिक एनिमल्स का आपने नाम सुना होगा, जिसमें एक रोजी गाय है जिसका आपने जिक्र नहीं भी सुना होगा तो आप अब सुन लोगे, और मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा इस चैप्टर के अंदर कि क्या क्या जरूरी चीजें हैं जो आपको जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग से आपको हासिल हो सकती है, उसकी उपयोगिता आपको प्राप्त हो सकती है। और फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे क्या ये सही है, नैतिक प्रश्न। अगर सही है तो क्यों सही है, और सही नहीं है तो क्यों सही नहीं है, क्यों हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है जीव और समष्टि। ये सामान्यतः यहां तक आपका जो बायोलॉजी का सिलेबस है वो खत्म तो नहीं हो जाता है, मैं कहूँ कि हाँ यहाँ पर आकर वो अपने अंतिम चरण की ओर हो जाता है। यहां से जो चैप्टर शुरू होता है वो आपका पर्यावरण का चैप्टर पोर्शन माना जाता है। इस पर्यावरण के अंदर अलग अलग प्रकार के जीव है, अलग अलग प्रकार की समष्टियां हैं। इन जीव तथा इन समष्टियों का अध्ययन हम इस पोर्शन के अंदर करने वाले हैं। इसके अंदर बस एक ही टॉपिक है, वो है आपका समष्टि। हालांकि हम इसके अंदर व्यष्टि भी पढ़ेंगे, हम इसके अंदर खाद्य श्रृंखला भी पढ़ेंगे, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। उन सभी का अध्ययन हम इस पोर्शन के अंदर जीव और समष्टि वाले चैप्टर के अंदर करेंगे। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर होने वाला है वो है पारितंत्र। पारितंत्र सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, पारितंत्र की संरचना एवं क्रियाशीलता। हमारा जो पारितंत्र है वो किस प्रकार बना हुआ है। फिर हम पढ़ेंगे उत्पादकता क्या होती है। फिर हम पढ़ेंगे अपघटन क्या है। फिर हम पढ़ेंगे ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार होता है। फिर हम पढ़ेंगे पारिस्थितिकी पिरामिड्स क्या है। एक एक करके अगर मैं समझाऊं तो पारितंत्र की संरचना एवं क्रियाशीलता, मतलब पारितंत्र जो है वो हमारा किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है तथा किस प्रकार अब आगे बढ़ता है। नेक्स्ट होगा आपका उत्पादकता। पारितंत्र में जो जीव है, जो उत्पादक जीव है, अर्थात जो ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं, पेड़ पौधे, कवक और भी बहुत सारे नीलहरित शैवाल, ये किस प्रकार प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा बनाते हैं और ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च या मंड के रूप में अपने अंदर संचित रखते हैं। फिर कैसे हम इनका उपयोग करके हमारा जीवन सफल बनाते हैं, उसका अध्ययन हम इसमें करेंगे। अपघटन, किस प्रकार चीजों को सड़ाया गलाया जाता है, उसका अध्ययन हम इसके अंदर करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे ऊर्जा का प्रवाह, कैसे एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा प्रवाह होती है, पेड़ पौधों से शाकाहारी जीवों में और शाकाहारी जीवों से मांसाहारी जीवों में। और इस ऊर्जा के प्रवाह में जैसे जैसे ऊर्जा क्या होती जाती है, उल्टा पिरामिड नहीं सीधा पिरामिड बनेगा इसका, ये भी आपको बताऊंगा कि कैसे क्या होता है। सबसे ज्यादा ऊर्जा पेड़ पौधों को प्राप्त होती है, फिर उनसे शाकाहारी जीवों में इसका सिर्फ 10% हिस्सा पहुंच पाता है। फिर मांसाहारी जीवों में शाकाहारी जीवों का भी सिर्फ 10% हिस्सा पहुंच पाता है। तो ये 10 का नियम जो है वो आप ऊर्जा प्रवाह के अंदर और पारिस्थितिकी पिरामिड के अंदर आप पढ़ेंगे। और हमारा इस सिलेबस का लास्ट चैप्टर जो है उसकी ओर हम बढ़ चुके हैं, वो है जैव विविधता संरक्षण। मैं इसको सफर क्या वो बताऊं। लास्ट जो हमारा टॉपिक होगा, चैप्टर होगा, वो होगा जैव विविधता संरक्षण। ये बिल्कुल प्रो पर्यावरण और हमारे समाज से रिलेटेड आपका चैप्टर होने वाला है। किस प्रकार हमें जीवों की रक्षा करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, क्या ये हमारे लिए आवश्यक है, यदि है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, और किस प्रकार हम उनकी रक्षा कर सकते हैं, इन सभी का अध्ययन हम जैव विविधता एवं संरक्षण के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जैव विविधता क्या होती है। अलग अलग प्रकार के वातावरण में अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं। इन अलग अलग प्रकार के जीवों का उनके वातावरण के फलस्वरूप, उनके वातावरण के अनुसार अध्ययन करना जैव विविधता के अंतर्गत आता है। और हमें इसका संरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं और करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसका अध्ययन हम इस चैप्टर के अंदर करेंगे। इसी के साथ आपका जो सिलेबस है, उसके जो आपके 13 चैप्टर हैं वो मैंने आपको समझा दिए हैं। एक बार और वापस से हम अगर हल्का सा रिवाइज करें
तो हमारा जो पहला चैप्टर था वो था पुष्पीय पादपों में लैंगिक जन्म। इसके ये टॉपिक्स थे जो मैंने आपको समझाए, इनका हम अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर था वो था मानव जनन। मानव जनन क्यों आवश्यक है, या मानव के अंदर जो जन्म की प्रोसेस है वो किस प्रकार होती है, पुरुष जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र वगैरह का अध्ययन हम करेंगे। नेक्स्ट आपको मैंने समझाया कि जनन स्वास्थ्य क्या है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है वो वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, इसका हम अध्ययन करेंगे। ये आपका चौथा चैप्टर होने वाला है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है वंशागति का आणविक आधार। नेक्स्ट चैप्टर विकास। इस दोनों चैप्टर को हम आपके सामने समझाएंगे कि इसके अंदर किस प्रकार डार्विन जो है इंपॉर्टेंट है, और पहले वाला जो था मेंडल वाला, आनुवंशिकी वाला, उसके अंदर मेंडल के वगैरह के पूरे नियमों का अध्ययन करेंगे। इसके अंदर हम डीएनए के बारे में पूर्ण अध्ययन करेंगे। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है वो मानव स्वास्थ्य तथा रोग। मानव के अंदर कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, कौन कौन से सूक्ष्म जीवों से होते हैं। उसके बाद सूक्ष्म जीवों के फायदे हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार सूक्ष्म जीव हमारे जीवन में उपयोगी है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो होने वाला है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। जैव प्रौद्योगिकी के कौन कौन से सिद्धांत है, कौन कौन से प्रक्रम है, किसके फलस्वरूप इनका निर्माण किया जा सकता है, इसी से जुड़ा हुआ हमारा नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। इसके अंदर मैंने आपको ये जो 3 टॉपिक है वो पढ़ाए थे, नेक्स्ट समझाए थे। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है जीव और समष्टियाँ। इसके अंदर समष्टि इंपॉर्टेंट है, हालांकि हम और भी बहुत सारी चीज़ इसके अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है वो होने वाला है पारितंत्र। ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक ठाक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। परीक्षा में हमेशा एक बड़ा क्वेश्चन पारितंत्र वाले चैप्टर से पूछा जाता है। इसके कौन कौन से पॉइंट्स हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद जो हमारा लास्ट जो चैप्टर होने वाला है जैव विविधता एवं संरक्षण, इसका हम अध्ययन करेंगे। आज की क्लास में हमने सिलेबस का डिस्कशन किया है। मुझे लगता है कि आपको ये सिलेबस आराम से आसानी से समझ में आ गया हो। अगर इस सिलेबस में कहीं भी आपको कोई डाउट्स है, सिलेबस की जो रूपरेखा है उसके अंदर आपको कोई भी जो डाउट है अगर है तो आप कमेंट के माध्यम से वो पूछ सकते हैं। आज की क्लास में हमने सिलेबस का डिस्कशन किया है। आगे हमारी निरंतर इसी प्रकार क्लासेस चलती रहेंगी। आप हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, जब भी आपको पढ़ाया जाए आपको डेली उसको पढ़ना है। आपको आपके सिलेबस के जो चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स के नाम फिंगर टिप्स पर याद होने चाहिए। उनके जो मोस्ट टॉपिक्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा, आप अपने जो सिलेबस के जो टॉपिक्स हैं अगर उनको ध्यान नहीं रख पाओगे, चैप्टर के अंदर क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है अगर उनके बारे में ध्यान नहीं रख पाओगे तो फिर थोड़ी दिक्कत हो सकती है, फिर आपको याद करने में दिक्कतें होंगी। लेकिन अगर आपका जो सिलेबस है उसके जो चैप्टर के नाम से वो फिंगर टिप्स पे होंगे, आपके जो टॉपिक्स हैं वो फिंगर टिप्स पे होंगे, तो फिर आपको कोई दिक्कत आनी ही नहीं है, फिर तो सब कुछ आसान हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।